हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर हम लोग जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये सारे जो सेक्शन वाइज मैंने आपको लिस्ट दी है, वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे उसी के बिहाफ पे। और ये हमारी PYQ है, जो कि हर परीक्षा में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन का मिक्सअप है। और इस वीडियो में हम लोग जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो सारे कवर करेंगे और भाग हमारा 1 रहने वाला है। और इसमें जो हमने आज क्वेश्चन लिए हैं, जो भाग 1 की है सीरीज, इसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिए हैं, जैसा कि लिस्ट में आपके मेंशन कर दिया मैंने। तो यहाँ पर पूरा वीडियो देखना ध्यान से। और यहाँ पे हर एक जो बात है, हर एक क्वेश्चन है, वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो। और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है, उसका क्या नाम दिया गया है। कोई भी वस्तु, अगर कोई भी पदार्थ होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु जो होती है वो कहीं ना कहीं मैटर से बनी होती है। तो मैटर हमारा किसमें है, ये द्रव्य है। तो हम ये जो द्रव्य है, इसकी अवस्थाएं होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, यानी कि पूरी तरीके से हम 3 अवस्थाएं पढ़ती हैं, लेकिन होती हैं 5। तो इस तरह से ये इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है, और वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। जो मैंने बताया वो इसमें लिखा है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसको हम लोग मैटर यानी द्रव्य कहते हैं, जो पदार्थ से निर्मित हो। तो बाकी ये एग्जाम्पल हैं लोहा, कोयला, लकड़ी, जो आप हम यूज करते हैं, देखते हैं वो सब। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका जो नाम अगर बात करें तो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी नाम है। आकाशगंगा की जो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, आकाशगंगा की निकटतम है। और इसकी 2.5 मिलियन वर्ष प्रकाश दूर स्थित है। तो यहाँ पर आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाशगंगा में एक सिगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा है वो एक देवयानी है, इसके दूसरा नाम। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि जिसे M31 के रूप में जाना जाता है, यानी कि एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है, जिसे हम लोग M31 कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे कि जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसका दूसरा नाम क्या है। या हम कह सकते हैं कि जो आकाशगंगा है निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी उसका नाम। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिग बैंग थ्योरी किसने दी है। तो ये जॉर्ज लेमेंत्रे साहब ने दी है बिग बैंग थ्योरी की, यानी कि हमारा सी ऑप्शन होगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसने दी है। तो ये बात हो रही है 1927 की, जिसमें बेल्जियम के खगोल एक खगोलज्ञ हैं, कह सकते हो। ये पादरी जॉर्ज लेमेंत्रे के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है संदर्भ में एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है। बाकी जो आपके सामने लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट लाइन है 15, यानी कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है। जो ब्रह्मांड है उसके सिद्धांत के प्रतिपादक अगर बात करें विस्तृत रूप में जिन्होंने जानकारी दी तो उनका नाम है एडविन हब्बल। तो ये थे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे 3rd क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जा रहा है। यहाँ पर 3rd या 4th, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देखिए और इसका आंसर जो है याद रखिएगा। जिससे बात कर रहा हूँ, हमारा जो ब्रह्मांड है कितना, यानी 15 अरब वर्ष पूर्व मैंने पढ़ा अभी। ठीक है। आपको मैंने पढ़वाया। तो यहाँ पर अगर ये नहीं ऑप्शन है तो इसके अप्रोक्सीमेट कौन सा ऑप्शन हो सकता है ज़्यादा नज़दीक, अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, यही आंसर लेंगे 13.7 मिलियन वर्ष। और यहाँ हम कह सकते हैं 15 अरब वर्ष पूर्व। ये जो है इसको हम लोगों ने खोजा, यानी कि हमारा ब्रह्मांड जो है कितना पुराना है। तो ये 15 अरब वर्ष कह सकते हो या 13.7 मिलियन वर्ष कह सकते हो। तो इससे संबंधित ये जानकारी है, सोल्यूशन है, ये आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ बता देता हूँ, उनको याद रखना है।
जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत दिए गए, जिसमें एक महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी ये किसने दी है? तो जॉर्ज लेमेंत्रे साहब ने दी है। आपको याद रखना है, यानी कि जॉर्ज लेमेंत्रे साहब ने दिया। 1960 और 70 की बात हो रही थी, और यहाँ पे 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड जो है उसको खोजा गया, यानी कि ये इतना पुराना है, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। इस तरह से ये बिग बैंग थ्योरी निकल कर आती है। तो अचानक ये इसमें महाविस्फोट होता है, तो इसमें पदार्थ का बिखराव बहुत तेजी से होता है। सामान्य अगर पदार्थ के निर्मित जो होते हैं वो सब, जैसे इसमें हम बात करें, जो ब्रह्मांडीय पिंड आपको दिखाई पड़ते हैं वो पुनः विस्फोट के समूह में असंख्य पिंड के तारे होते हैं, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये खोजा गया कि अनुसार ब्रह्मांड इतना पुराना है। तो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप पढ़ते हैं जो सन क्या है? सन एक तारा है, ठीक है। और अगर बात करें हमारा पास जो प्लानेट है, यानी कि ग्रह, वो कितने हैं? 8 हैं, और इनके 2 जो ऐसे हैं उनके उपग्रह नहीं हैं। वो कौन से हैं आपको बताना है, ये कौन से हमारे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो हमारे जितने प्लानेट होते हैं वो सभी जो सन है हमारा, सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। वो 2 ऐसे प्लानेट हैं जो हमारा यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं, और बाकी 6 जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इस तरह से ये है। और कह सकते हैं कि जो हमारे ग्रह होते हैं उनके चक्कर कौन लगाता है? तो उनके चक्कर हमारे जो उपग्रह हैं वो लगाते हैं चक्कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे जॉर्ज लेमेंत्रे साहब का किससे संबंधित है? तो ये बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकाशगंगा का जो मिल्की वे है उसका आकार कैसा है? तो ये हमारा आकार जो है सर्पिलाकार है, ठीक है। तो आकाशगंगा जो है असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है, जिसमें केंद्रीय बल्ज जो केंद्र में होता है उसे हम बल्ज कहते हैं। जैसे हमारा ये एक अर्थ का गोला है, तो यहाँ पे एक सेंटर है, इसको हम लोग बल्ज कहते हैं। अब 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं इसमें, ठीक है, 1 2 3 इसमें घूर्णन भुजाएं होती हैं। और आकाशगंगा को मंदाकिनी और हम लोग दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। जिसका 98% जो भाग होता है वो सर्पिलाकार होता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा सर्पिलाकार, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम जो आकाशगंगा को किसने देखा था? तो आकाशगंगा को सर्वप्रथम देखने वाले गैलीलियो साहब थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके जो थ्योरी है उससे 2 बन सकते हैं। तो कितना परसेंट सर्पिलाकार है? तो 80% है। और हमारी जो आकाशगंगा है उसको क्या कहते हैं? उसको मंदाकिनी कहते हैं और दुग्ध मेखला कहते हैं। और जो आकाशगंगा है उसको सबसे पहले किसने देखा? तो ये गैलीलियो साहब ने देखा। 1 2 3 और 4 क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एक ही जगह पर आपको सोल्यूशन मिल गया। तो आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से आपको चयन करना है। आकाश में एक तारामंडल नहीं है, तो एक तारामंडल नहीं है, वो किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे एक लुब्धक जो है वो तारामंडल नहीं है। बाकी शर्मिष्ठा है और सप्तऋषि और कालपुरुष है, ये सब तीनों हैं, लेकिन हमारा जो लुब्धक है वो नहीं है। आकाश में एक तारामंडल नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से आप देखिए, इसमें जो थ्योरी लिखी है ये आप यहाँ से पढ़कर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ लुब्धक, जिसको बोलते हैं साइरियस, तारामंडल नहीं है, यानी लुब्धक कोई हमारा तारामंडल नहीं है, बल्कि आकाश में स्थित सबसे चमकीला तारा हमारा जो है जो यानी कि ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन और केसियोपिया शर्मिष्ठा, ये हमारे जो हैं ये क्या है? तारामंडल है। आपको याद रखना है अर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन और यहाँ पर केसियोपिया शर्मिष्ठा, ये हमारे क्या है? एक तारामंडल है। तो आगे क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? ध्यान से आपको पढ़ना है मेरे साथ। गैस और धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। जो गैस हैं, धूल हैं और अरबों सितारे जो होते हैं वो किस में आते हैं? तो ये सब हमारे किस में आएंगे? मिल्की वे में आएंगे, यानी आकाशगंगा में आएंगे। ये आपको याद रखना है। इसका सोल्यूशन अगर बात करें तो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन है, यानी कि आप अगर कभी भी किसी आकाशगंगा को कहेंगे तो उसमें धूल होना चाहिए, यानी कि अरबों तारे हैं और धूल है, उसमें गैस है बहुत सारी, तो बादल के एक विशाल संग्रह, उनको आकाश के रूप में जाना जाता है। आकाश गंगा के
निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से होती है। अगर बात करें सूर्य में कौन सी एनर्जी विद्यमान, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन आता है। ठीक, कुछ लोग विखंडन लगाते हैं तो विखंडन में बहुत बर्बाद हो जाएगा, तो ये संलयन ऊर्जा होती है इसमें। तो अर्ब यानी धूल और गैसों का एक तरह से ये एक विशाल संग्रह है जिसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, यानी कि हम गैलेक्सी बोलते हैं। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से होती है, जो आपको पता है, और इसमें विशाल बादल संचयन होते हैं, निहारिका, जिसे निहारिका कहते हैं, यानी कि इसमें विशाल बादल अगर छाए रहते हैं तो उसे निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाश गंगा दुग्ध मेखला कहते हैं, या इसको हम लोग मंदाकिनी बोलते हैं। इसका आकार कैसा होता है? सर्पिला आकृति की होती है हमारी आकाश गंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को सुनना है और यहाँ पे पढ़ भी लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ब्रह्मांड जो होता है उसका अध्ययन के लिए क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, तो ये याद रखना है। जैसे कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्मांड की का अध्ययन करना, यानी कि जो हमारा स्टडी ऑफ यूनिवर्स की हमारे जो अध्ययन किया जाता है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें यहाँ पे जो हमारा अगला नेक्स्ट ऑप्शन था उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चौरा ऑप्शन जो है दिए गए हैं अच्छे से। तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाता है, मानव शास्त्री, यानी कि जो स्टडी ऑफ ह्यूमंस काइंड्स ऑफ ह्यूमंस की बात करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी होता है। अगर एटीमोलॉजी की बात करें तो जो एटीमोलॉजी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री वर्ड्स, यानी कि जो व्युत्पत्ति शास्त्र है, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी एटीमोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारे हिस्ट्री के वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एनाटॉमी आपने देखा शरीर की जो स्टडी होते हैं अध्ययन, और एटिमोलॉजी हिस्ट्री के जो वर्ड्स होते हैं यानी कि व्युत्पत्ति शास्त्र उसका अध्ययन, और आपने कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की जो स्टडी है वो। एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन काइंड्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो पूरा आपने सीख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान से पढ़ना है, यानी कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाश गंगा है। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि एंड्रोमेडा आकाश गंगा है जो हमारी आकाश गंगा की मिल्की वे से सबसे नज़दीक है, यानी कि एंड्रोमेडा आकाश गंगा। ये पूछा भी गया है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड्रोमेडा आकाश गंगा जो है आकाश गंगा के पास में है। और बाकी ऑप्शन दिए गए हैं वो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काम की बात यही थी। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर बात करें पूरी तरीके से अच्छा से, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन यानी कि जो हमारे पास बने गैस हैं, धूल है, अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी जो सौर मंडल है आकाश गंगा में स्थित है। ठीक है, जो हमारा सौर यानी कि सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम कहाँ पर स्थित है, तो ये जो हमारी गैलेक्सी है यानी कि उसके अंदर हमारा क्या आता है, सोलर सिस्टम आता है, यानी आकाश गंगा आती है। तो मंदाकिनी उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी दुग्ध मेखला भी उसी को बोलते हैं, तो मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है, स्वर्ग की गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, और दुग्ध मेखला कहते हैं आकाश गंगा को। ठीक है, तो यह हमारी आकाश गंगा के ही भाग हैं, मिल्की वे और स्वर्ग की गंगा। ठीक है, और स्वर्ग की गंगा इसका मतलब ये हुआ जो मिल्की वे और स्वर्ग की गंगा, ये सब किसके नाम है, आकाश गंगा। तो इसके सर्वाधिक पास में स्थित आकाश गंगा उसको एंड्रोमेडा या देवयानी बोलेंगे। और एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाश गंगाएं होती हैं, जैसे देव यानी मंदाकिनी, और कह सकते हैं और NGC-M 33, ये तीनों सुपर क्लास का आकाश गंगा है, NGC और M33। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। अब 11th क्वेश्चन लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आइए बात करते हैं उस यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उस एक्सो प्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है, और इसे पृथ्वी
जीरो के नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं केपलर 452b। यानी कि जो केपलर है उससे 452b आपको याद रखना है। 452b जो है उसको हम लोग पृथ्वी का चचेरी बहन बोलते हैं। अगर पूछा जाता पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं, तो हम लोग शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन हमारी शुक्र होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है चचेरी बहन कौन है। जुड़वा बहन तो हमारी शुक्र हो गया, लेकिन पृथ्वी की चचेरी बहन कौन है, तो उसका नाम है केपलर 452b। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाकी हमारे ये यूरोपा 31 नहीं होगा, वरुण नहीं होगा, प्लूटो नहीं होगा। ये 2005 और 6 में इसको निष्कासित कर दिया गया था अपने ग्रह की श्रेणी में। इसको प्लानिट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। केपलर 452b केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला एक बाह्य ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष द्रव्यमान द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी 2 भी कहा जाता है। ठीक है, केपलर 452b को। तो ये इस तरह से ये आंसर आएगा, जो अप्रोप्रिएट होगा वो लगा देंगे। 452b या 452 ही रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। तो उर्सा मेजर है, स्कॉर्पियो है, लियो है, ओरियन है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ओरियन। यानी कि वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है, तो ये ओरियन हमारा होगा। सी ऑप्शन सही है। ओरियन नक्षत्र को हंटर भी कहा जाता है। हंटर, ठीक है, हंटर का मतलब शिकार करने वाला। तो इस तरह से ये आपने सीख लिया। और क्वेश्चन नंबर 13 नंबर चलते हैं। तो 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे ध्यान से इसको देखिएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा। फिर उसका आंसर तो हम क्या करेंगे, बता ही देंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है पूरा और इसके ऑप्शन दिए गए। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। जो ओरियन तारामंडल है इसका पता किसकी हेल्प से लगाया जाता है। तो ऑप्शन है ध्रुव तारा, अल्फा सेंटोरी और उर्सा मेजर का कोने का तारा। तो ये जो ओरियन तारामंडल की है, तो इसको हम लोग सीरिया से पता लगाते हैं। सीरिया जो है उससे, यानी कि सीरियस कह सकते हैं, सीरियस। तो यहाँ पे इससे हम पता लगाते हैं ओरियन तारामंडल की मदद से। किसी तारे की स्थिति हम जानते हैं, उसकी स्टेट जानते हैं, तो उसको सीरियस बोलेंगे। दिए गए सीरियस की स्थिति का पता लगाने के लिए ओरियन तारामंडल की मदद से हम सीरियस का यूज़ करते हैं तारे की स्थिति पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हेली धूमकेतु यानी कि हेली हेलीज कॉमेट अब कब दिखाई देगा। तो यहाँ पे 2061 में दिखाई देगा। यानी कि 2061 में हेली धूमकेतु यानी कि दिखाई पड़ेगा। ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में। जो हेली धूमकेतु है कब दिखाई पड़ेगा, तो 2061 में दिखाई पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर में लिखा है हेली धूमकेतु एक लघु धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष बाद, कब यानी 76 वर्ष बाद ये हेली धूमकेतु दिखाई पड़ता है। इसे नग्न आँखों द्वारा दिखाई देता है। यानी कि कह सकते हो 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आँखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था। ये याद रखना है कि पृथ्वी जो हेली धूमकेतु है वो कब दिखाई पड़ा था। जो हेली धूमकेतु है वो कब दिखाई पड़ा था, तो आपको याद रखना 1986 में। और हेली धूमकेतु है कब दिखाई पड़ेगा, तो 2061 में। तो आपको 76 ऐड कर लेना है। अगर इसमें कितने ऐड करोगे, 76, तो 6 6 12 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे 1 कैरी, तो 9 7 16 हो जा रहा है। फिर वहाँ पर ये 16 4 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 19 1 20, तो 2062 कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2061 आपका आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, तो आगे इस तरह से ये हमारा हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लेते हैं। तो 15 में क्या दिखाया गया है, क्या लिखा है बेटा, इसको ध्यान से देखना है आपको। डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इसे तारामंडल को शिकारी हंटर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा क्या है, अभी आपको मैं पढ़ा के आया हूँ, तो इसको ओरियन बोलते हैं। यानी कि जो हंटर तारामंडल है किसको बोलते हैं, द हंटर यानी कि तारामंडल किसको बोलते हैं, तो ओरियन को बोलते हैं। ओरियन एक ऐसा प्रमुख प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है, शरद शामों में कह सकते हो, और उत्तरी गोलार्ध में, तथा गर्मी की रातों में दक्षिणी गोलार्ध में दिखाया जाएगा। यानी कि शाम में
इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध में देख सकते हैं और गर्मियों में हम लोग इसे दक्षिणी गोलार्ध में देख सकते हैं। अगर बात करें शिकारी, इसको हम लोग तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं, ओरियन को, तो इसको हम याद रखेंगे। द हंटर तारामंडल किसको बोलते हैं, तो ओरियन को बोलते हैं। ये स्थित कहाँ है, आकाशीय भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पे स्थित है। ओरियन विश्व भर में दिखने वाला तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। तो ये काम की बात हो गई। तो आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे 16 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखिएगा, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। ये तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, तारामंडल, यानी कि तारों के विभिन्न समूह, यानी कि जो तारा मंडल होते हैं उनके विभिन्न समूह होते हैं और वो गठित और निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो उनको हम लोग तारामंडल ही बोलेंगे। तारों के विभिन्न समूह जो होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स की बात करेंगे तो तारामंडल ही कहेंगे, तारे नहीं कहेंगे, ग्रह नहीं कहेंगे, क्योंकि एक मंडल का ग्रुप का निर्माण कर रहा है, इसी वजह से उसको समूह में रखने के लिए तारामंडल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तारामंडल आकाश में दिखने वाला तारों के किसी समूह द्वारा, यहाँ पे बात हो रही है प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था पहले, प्राचीन भारत की हो रही बात। तो आधुनिक काल में इस खगोलीय तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहते हैं जहाँ पर जिनको समूह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सहमति द्वारा तारामंडल उनकी आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें समान इन तारों को समूह की रचना होती है। और प्रमुख तारामंडल जैसे अभी हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सप्तऋषि होता है, मृग ऋषि होता है, धनु होता है, ध्रुव, मत्स्य होता है और सिग्नस होता है आदि। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है, तो यहाँ पे तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, तो ऑप्शन है तारामंडल है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, उल्का है। तो जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका 17 का। तो 17 का अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे तारों के मंडल को अपनी अलग आकृति पहचाना जाता है। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा बेटा क्या होगा, तारामंडल आंसर होगा। यानी कि जो यहाँ पर अभी तक थ्योरी पढ़ी हो, धूल कण मिट्टी है ना, पत्थर, तो ऐसे जिसकी आकृति से पहचाना जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन सबको तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और आंसर निकल कर आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि पढ़ चुके हैं। मिल्की वे क्या है, तो मिल्की वे एक आकाश गंगा है जिसको हम लोग दुग्ध मेखला कहते हैं और मंदाकिनी कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, आकाश दुग्ध की, यानी कि आकाश की गंगा दुग्ध मेखला कहते हैं, यानी कि तो इस तरह से दूध की गंगा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दूध की गंगा भी बोलते हैं। तो मिल्की वे हमारा सही आंसर क्या होगा, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी, तीनों नाम हमारे किसके हैं, आकाश गंगा के नाम है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। तो 19 में क्या लिखा हुआ है, 19 में लिखा है तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो तारामंडल की स्टडी करने के लिए ऑप्शन है अंतरिक्ष कानून के, इंटरनेशनल, ये तो नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इसको बोलते हैं IAU। तो हमारा क्या होगा आंसर, बी ऑप्शन सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ होता है तारामंडल के नामकरण और उनके एजेंसी के लिए जिम्मेदार होती है। अंतरिक्ष समन्वय नहीं होता है, यूरोपीय अंतरिक्ष नहीं होगा, तो इंटरनेशनल की बात हो रही है। आगे यहाँ पे देखिएगा एक झलक, इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये भी काम के है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ तारामंडल के नामकरण की जिम्मेदार होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इतना याद रखना, तारामंडल की स्टडी, नामकरण वगैरह। और एक पेशेवर खगोल शास्त्री का संगठन है जिसके केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसका हमारा फ्रांस, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बढ़ावा देना है। स्थापना 1919 में होती है। तो इसके एक बात याद रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये फ्रांस, ठीक है, फ्रांस और पेरिस में है। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना हमारी 1919 को होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। तारामंडल के नामकरण के लिए ये एजेंसी होती है। तो आगे क्वेश्चन करें, कितने तारामंडल
तारामंडलों को नाम दे दिया गया है। तो आपको पता है तारामंडल कितने हमारे हैं? तो 88 तारामंडल ऐसे हैं जिनको नाम दे दिया गया है। कितने तारामंडल को नाम दिया गया है? तो 88 तारामंडल को नाम दिया गया है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों को ऐसे समूह में जो हमें एक ही तल में स्थित दिखाई पड़ते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल हैं अभी तक की, जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। जो हाइड्रा है तारामंडल वो सबसे बड़ा है। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे मुख्यतः की बात करें किससे बने होते हैं? तो तारे हमारे जो बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम से बेटा बने होते हैं हमारे, ठीक है। एच ए लिखना है मुझे। क्या लिखना है बेटा? जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, एच। हाइड्रोजन इसमें भी है और हाइड्रोजन इसमें भी है, और इसके साथ में हीलियम भी लेना है। तो हीलियम किस में है? दोनों तो इसमें है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन होगा। जो मुख्यतः तारे जो होते हैं हमारे, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन है, तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम में से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 80% होती है और हीलियम की मात्रा जो 30 से 10% होती है, लगभग 10 से 30 कह सकते हो, है ना, घटते क्रम में। यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं तारा, सूर्य जो है हमारा तारा है, उसमें हम लोग कह सकते हैं वो नाभिकीय संलयन द्वारा अपनी एनर्जी को देता है। और जो सूर्य की जो किरणें हैं हमारी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती हैं? तो हम कह सकते हैं ये हमारी 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचती हैं। अगर बात करें चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय पहुंचता है? तो 1 मिनट 3 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 18 सेकंड लेता है। कहीं कहीं पे 20 सेकंड मिलता है, कहीं कहीं पे 16 सेकंड। तो बच्चे कन्फ्यूज में रहते हैं कि सर कौन सा लगाएं? तो यार अप्रॉक्सीमेट लगा देना मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो यहाँ पे डैश आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकारों में से नहीं है? नहीं शब्द देखकर आपको क्या लगता है कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। ये रेगुलर्स नहीं होगा कि स्पाइरल्स होता है, इसमें इरेगुलर्स भी कह सकते हो, एलिप्टिकल्स भी कह सकते हो। ये तीनों तो होते हैं, लेकिन ये रेगुलर्स नहीं होता है, इरेगुलर होता है, और स्पाइरल्स होते हैं। तो आकाश गंगाओं की बुनियादी प्रकार जो हमारे इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सोल्यूशन है, इसको आप पढ़ लेंगे। इनकी जो ब्रह्मांड है उसमें अनुमान 100 अरब आकाश गंगाएं हैं गैलेक्सी, तथा प्रत्येक आकाश गंगा के लगभग 100 अरब तारे होते हैं। स्पाइरल एलिप्ट यानी कि एलिप्टिकल्स और इरेगुलर्स आकाश गंगाओं के, जैसे स्पाइरल्स हो गए ये आपने सीखा, और इरेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं होते, ठीक है। रेगुलर आकाशगंगाओं की बुनियादी का प्रकार नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 में लिखा हुआ है, ग्रेट बैरियर नाम से जाना जाता है। जो ग्रेट बैरियर, वैसे ऑस्ट्रेलिया जो होती है उसकी बाउंड्री को ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। तो किसे हम लोग बोलेंगे? गैलेक्सी तारामंडल है, उपग्रह है, और तारा है, नक्षत्र है। तो तारा तो हमारा गैलेक्सी में आ जाएगा, क्योंकि तारामंडल के समूह को ही मतलब हम लोग तारा किस में आता है? तो तारा जो का जो समूह था उसे तारामंडल कहते हैं, यानी गैलेक्सी कहते हैं। और उपग्रह जानते हो, जो हमारे ग्रह होते हैं उनके उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो इस तरह से खुद के हम उपग्रह भी होते हैं, और यहाँ पे नक्षत्र। तो आंसर हमारा सही क्या होगा? ग्रेट बेयर नाम है, इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है, मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसको आप याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जरूर आने हैं, ये याद रखो। देखो थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ग्रेट बेयर एक तारामंडल है, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, यानी कि इसे एक सप्त ऋषि तारामंडल भी कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में जो आता है उसे आकाश में रात्रि दिखाई देते हैं। इसे फागुन चैत्र महीने में श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के एक समूह में देखा जाता है। इसके चारों यानी चौकोर 3 तिरछी रेखा भी होती हैं। तो ग्रेट बेयर एक तारामंडल नक्षत्र का नाम है। अगला है हब्बल का नियम, जो संबंधित है तो ऊष्मा से, खगोली से, ध्वनि से, हवा से। तो ये खगोली से होगा, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूँ कि प्राचीन थे, अब नहीं। तो ये खगोलविद थे, यानी कि हब्बल का नियम अभी
पहले क्वेश्चन में यही मैंने बताया था, जिसके हम जॉर्ज लेमेंट्री की बात कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने बोला कि जो उसके पहले इन्होंने बोला था खगोलिक है हब्बल का नियम। तो हब्बल का नियम खगोली से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी यानी आकाशगंगा या दुख मेखला हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई दे पड़ती है, और इस प्रकार मंदाकिनी जो होती है उसका वेग हमारा उसके दूरी के समानुपाती हो जाता है। हब्बल का नियम ये भी कहता है कि ब्रह्मांड की उम्र जो है 15 गुणे 10 की घात 9 वर्ष आंकी गई है। जो 15 है और गुणे 10 की पावर कितनी है 9 मापी गई है, जो पृथ्वी जो ब्रह्मांड है उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां लिखा हुआ है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो सबसे अगर प्रचुर की मात्रा करें, जैसे मैंने हाइड्रोजन की बात की, तो हाइड्रोजन हमारा कितना था, हाइड्रोजन हमारा 70 to 80% बात कर रहे हैं, या 60 to 70 कह सकते हो। लेकिन जो बाकी हीलियम है 10 to 30 आपने देखा, तो 70 से 80 इसको कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो है इस तरह से, और अगर आप 10 से 30 यहाँ लेते हो तो फिर उधर 50 लेना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और फिर हीलियम है। तो पूछा गया था ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में कौन है, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन होता है और ये बचा हुआ शेष तत्व हीलियम होता है। जैसे 3/4 का मतलब है दोस्त मेरे, एक पूरा होता है उसमें से ये पार्ट है, तो 4 में से 3 गया तो हमारा एक बचा, तो एक पार्ट ही है किसके पास में, हीलियम के पास। इसीलिए 3 पार्ट किसके पास है, वो हाइड्रोजन के पास में है। तो 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन के पास है, और बचा हुआ कितना है, वो बचा हुआ जो पार्ट है हमारे पास एक कितना 1/4। ठीक है, यानी कि एक बचा हुआ है। 4 में से 3 इसने ले लिया, एक उसके पास बचा है। तो अतः हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। हमारे जो ब्रह्मांड में तत्व कौन से पाए जाते हैं, दो तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और बाकी कोई तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है, यानी कि जो रात में आकाश में सबसे चमकते हैं तारे उनका नाम क्या है। तो ये याद रखना, सीरियस जो है वो सबसे चमकीला तारा है, जो रात में भी आकाश में सबसे चमकीले तारे का निर्माण करता है, सीरियस ए। तो रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस ए होता है, और इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, तथा पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर एवं सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है, यानी कि सूर्य से सबसे ज़्यादा अधिक कौन चमकता है, तो सीरियस ए जो है तारा वो सबसे ज़्यादा चमकता है। लेकिन जो हमें दिखाई पड़ता है हल्का सा, वो हमारा सूर्य है, तो इसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो अंश हैं वो अवशेष हैं, उनको हम लोग टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो तारा है एक ग्रह, और ग्रह का एस्टेरॉइड होते हैं, ये टूट टूट कर बनते हैं। तो इस तरह से हमारा अंश और अवशेष होगा। आइए कुछ इसमें डिटेल है वो आपको सुना देता हूँ। अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी का घर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में आकार घर्षण से चमकने लगते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। तो उल्कापिंड ये होते हैं। तो मंगल और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, यानी कि जो मार्स है और जुपिटर है इनके बीच में उल्का पिंड होते हैं, यानी कि आकाशीय पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं इनको। विभिन्न प्रकार की चट्टानें भी इसमें मौजूद होती हैं इसमें। ठीक है, और क्षुद्र एस्टेरॉइड कहलाते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है। जो तारे हमारे टिमटिमाते हैं चमकते हैं वो अपने खुद के उनके तापमान होते हैं। तारों का एक मुख्य जो संगठक है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ग्रह के खगोल पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जैसे कि पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र कितने हैं 8 हैं। तो इनको मैंने बता दिया आपको।
अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 में, यानी कि निम्न में से भिन्न को चुनिए। तो यहाँ पे भिन्न को चुनने के लिए आपको देखना है कि अभी मैं करा चुका था, ये मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, नेपच्यून है, ये सारे क्या हैं, एक ग्रह हैं, ठीक है, ग्रह हैं। तो यहाँ पे लुब्धक नहीं होगा, लुब्धक एक यानी कि साइरियस सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। तो आगे साइरस ये सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला है और ये सबसे ज़्यादा चमकता भी है। इसके पास तापमान भी अधिक होता है। तो रात्रि के समय नज़र आता है, सभी सौरमंडल ग्रह के हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो आपको बता चुका हूँ कि नेबुला बोलते हैं इनको। हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल होते हैं, बादल को नेबुला बोलते हैं। नेबुला निहारिका जो है अंतरकाकीय माध्यम से, ऐसे अंतरकाकीय बादल जिसमें धूल और हाइड्रोजन गैस, हीलियम, ये सभी उपस्थित होते हैं। एंड्रोमेडा क्या है? अभी मैं बता चुका हूँ एंड्रोमेडा क्या है। तो एंड्रोमेडा एक क्या है बेटा, मिल्की वे के पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा कहलाते हैं। जो सबसे पास में है आकाशगंगा के, वो एंड्रोमेडा कहलाते हैं। तो आगे क्वेश्चन यहाँ पर ये इसे अमावस्यक रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 2 छोटी उपग्रह हैं आकाशगंगा, जिन्हें M32 कहते हैं और M110 कहते हैं। 2 छोटी उपग्रह आकाशगंगा हैं, ठीक है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा का पड़ोसी है। अगर बात करें 31 में देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अभी आपको मैंने बोला था, तो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी को बोलेंगे, जो आकाशगंगा की मिल्की वे के सबसे करीब है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसको क्या है, जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो चंद्रमाओं की संख्या अभी तक की जो है 4 है, 1610 के अकॉर्डिंग बता रहा है, लेकिन अभी जो हम लोग देखते हैं वो 1 है। लेकिन खोज कितनी गई चंद्रमा की? तो गैलीलियो ने साहब ने चंद्रमा की संख्या टोटल 4 बता दी। जनवरी 1610 की बात है ये। तो ये भैया पेपर में आया तो 4 लगाना पड़ेगा, इसमें 1 नहीं था ऑप्शन, नहीं तो लोग 1 ही लगा देते हैं, ठोक के आते कहते 1 लगाऊंगा मैं, क्योंकि 1 ही पड़ा है। जनवरी 1610 में गैलीलियो साहब ने खोजा, गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 है बेटा, है ना। बृहस्पति के उपग्रह इस प्रकार हैं, जो बृहस्पति है उसके उपग्रह क्या हैं, गैनीमेड है, यूरोपा है, आयो है, कैलिस्टो है। तो कैलिस्टो और गैनीमेड बहुत ज़्यादा, और ये गैनीमेड सबसे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति के पास में है, और वैसे भी बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका बड़ा सबसे जो ग्रह है यानी कि उपग्रह है वो गैनीमेड है, और गैनीमेड सभी उपग्रहों में भी सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे की बात करें तो डिमोस है, वो मंगल का है, ठीक है, मार्स का। तो उपग्रह में गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह लिखा भी है इसमें, और जानकारी आपको होगी भी। आगे बात करते हैं 33 नंबर पे। तो 33 किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ में वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो ये इसका आंसर बेलनाकार, घुमावदार, अंडाकार, गोलाकार। तो किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ में वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइए मैं आपको आंसर और